Welcome to the channel again. Welcome the last episode of the day. Let's start. जब आदित्य देविका के केबिन की तरफ बढ़ रहा था तब उसे अपने कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे पूरे फ्लोर पर उसके अलावा कोई भी नहीं है। उसे एक सेकंड के लिए ऐसे लगा जैसे शायद देविका भी अंदर नहीं है, पर वो चाहता था कि वो वहां पर हो और उसे पता था कि नीचे गार्ड ने बोला है तो वो जरूर अंदर होगी, लेकिन वहां पर इतना साइलेंस था जिसको वो समझ नहीं पाया। उसे पता था कि देविका बहुत चुलबुली इंसान है और कभी कभी वो अपने आप से बातें करने में विश्वास रखती है, लेकिन अगर वो ऐसे टाइम पर साइलेंट है और कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही, इसका मतलब वो जरूर बहुत ज्यादा काम में फंसी हुई है। पर यही बात सोचकर आदित्य धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। फिर वो कैबिन के गेट के बाहर पहुंचा तो उसने नॉक किया, लेकिन अंदर से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। आदित्य को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ होगा। अगर उसने देखा है कि देविका यहाँ पर है और उसे पता है कि देविका यहीं पर है तो फिर उसने रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया। और यही बात सोचकर उसने सोचा कि अब उसे अंदर जाकर देखना ही पड़ेगा। उसने एक सेकंड में ही गेट खोल दिया और वो एंटर हो गया। अंदर एंटर होते ही उसने देखा कि देविका एक कोने में खड़ी हुई थी और उसके हाथ में एक स्टिक थी। वो घूर कर आदित्य की तरफ ही देख रही थी। उसने अपने हाथ को इस तरह तैयार कर रखा था कि अगर कोई भी उसके पास आता तो वो हमला कर देती, लेकिन आदित्य को यह बात समझ नहीं आई। वो खड़ा रहकर उसकी तरफ ही घूरता रहा। उसने देखा कि उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए थे। उसके चेहरे पर इतनी खूबसूरती नहीं थी जितनी वो जानता था, और ना ही उसकी बॉडी इतनी स्ट्रांग दिख रही थी कि वो आराम से वहां पर खड़े भी रह सके। आदित्य को उसको देखने से ही समझ में आ रहा था कि देविका काम के चक्कर में इतनी ज्यादा फंस गई है कि वो अपनी बॉडी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही, ना ही अपनी हेल्थ को प्रॉपर अटेंशन दे पा रही है। लेकिन फिर भी उसे ऐसा देखकर आदित्य को उसकी चिंता होने लगी और वो एक कदम आगे बढ़ने लगा। तब भी देविका ने अपनी स्टिक नीचे नहीं की थी और उसने थोड़ी तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, तुम जो भी हो वहीं रुक जाओ। मैं कह रही हूँ अगर तुम एक भी कदम आगे बढ़े तो ये स्टिक मैं तुम्हारे सिर में मार दूंगी। फिर जो भी हो उसका दोष मुझे नहीं दे पाओगे। तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड ने ऊपर आने कैसे दिया? तुम्हारी इतनी मजाल कैसे हुई कि तुम यहाँ पर आए? मैंने तुम्हें मना किया था ना, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो बहुत बुरा अंजाम होगा। देविका ने इतना कहा और वो उस स्टिक को आदित्य की तरफ घुमाने लगी, क्योंकि आदित्य रुक नहीं रहा था। उसे पता था कि उसने अपने बाल कटवा लिए हैं, इसलिए देविका उसे पहचान नहीं पा रही और वो बस उसके सामने स्टिक घुमा रही थी। लेकिन इतनी ही देर में आदित्य ने उसके मुंह के सामने घूम रही उस स्टिक को पकड़ लिया और फिर देविका ने बहुत ही हैरानी के साथ थोड़ा सिसक कर उससे कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है। मैंने जो भी तुमसे बात कही थी, आई एम सो सॉरी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्लीज आज मुझे जाने दो, प्लीज तुम्हें मेरे साथ जो करना है करो, लेकिन प्लीज मुझे जिंदा छोड़ देना ताकि मैं अपने घर जा सकूं। मेरे घर पर मेरे माँ और मेरे पापा दोनों इंतजार कर रहे होंगे। प्लीज मेरी जान बख्श दो। देविका इतना कहकर रोने लगी और आदित्य को समझ आ गया कि वो जिस भी बारे में कह रही है वो उसे बहुत दर्द दे रहा है और उसे उस चीज को सोचकर ही बहुत ज्यादा डर लग रहा था। आदित्य को समझ आ रहा था कि देविका बहुत ज्यादा डरी हुई है और उसे अब उससे बात करना ही पड़ेगा। यही बात सोचकर उसने उसके हाथ से स्टिक एकदम से खींचकर उसे साइड में फेंक दिया। तब देविका अपने हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ी रही और वैसी ही रोती रही। फिर आदित्य ने उससे कहा, देविका मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ रहा, तुम ध्यान से देखो, ये मैं हूं आदित्य, आदित्य शंकर। जब आदित्य ने अपनी बात कही तब देविका ने अपनी नजरें थोड़ी सी ऊपर उठाई और उसके चेहरे पर घूरना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे और आदित्य को दिख रहा था कि वो उसके चेहरे की हर एक डिटेल को पढ़ रही है। अगले ही पल जब उसे समझ आ गया कि वो आदित्य है, तब वो आगे बढ़ी और उसने उसे तेजी से गले लगा लिया और वो उसके सीने पर अपना सिर रखकर रोने लगी। आदित्य को समझ आ गया था कि देविका उसे जो भी आदमी समझ रही थी वो बस उसे बहुत परेशान करने की उम्मीद से यहाँ पर या तो आने वाला था या फिर उसने उसे उस तरीके की धमकी दी होगी। वो बस चुप रहा और देविका की पीठ को हल्के हाथ से सहलाना शुरू कर दिया और कहा, बस देविका बस, अब मैं आ गया हूं ना, अब कोई परेशानी नहीं होगी, तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं ना, अगर कोई आता भी है तो मैं उसे संभाल लूंगा। तुम बस आराम करो और चुप हो जाओ। अगर तुम्हारे रोने की आवाज नीचे सिक्योरिटी गार्ड्स को गई तो उन्हें ऐसा लगेगा जैसे मैं तुम्हें रुला रहा हूं और फिर चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। इसलिए अब तुम चुप हो जाओ
बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जब देविका ने आदित्य की उस बात को सुना तब उसने धीरे धीरे करके रोना बंद कर दिया और फिर वो उससे अलग होकर अपने आंसू पोंछने लगी। वो तब आदित्य के चेहरे पर लगातार देख रही थी और जैसे किसी बात का मीनिंग ढूंढने की कोशिश कर रही थी। आदित्य को भी समझ आ रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो किस तरीके से आज देविका से बात करेगा। यहाँ पर वो किसी और ही इंटेंशन से उसके सामने आया था, लेकिन अब कुछ और ही हो रहा है। और तब वो बस चुप रहा तो देविका ने उससे कहा, आई एम सॉरी, मैंने आपसे वो सारी बातें कही। आप थोड़े अलग लग रहे हैं इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई। मैं तो बस आपको वो लंबे बालों में ही इमेजिन करती थी और पता नहीं था कि आप ऐसे हो जाएंगे। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? क्या सब कुछ ठीक है? क्या दीदी ठीक है? देविका के सवाल में आदित्य को वो टोन समझ आ गई थी जिसका वो इंतजार कर रहा था। उसके कंसर्न से ही पता चल रहा था कि देविका अभी भी मृणाली के बारे में सोचती है, पर शायद वो कुछ कर नहीं पाती। और आदित्य को बहुत अच्छे से समझ आ गया था कि उसे उन दोनों बहनों का रीयूनियन करवाना ही होगा। वही बात सोचकर उसने उससे कहा, इतना भी सब कुछ ठीक नहीं है देविका। दरअसल मेरे पापा और दादाजी की डेथ हो गई है, तो इसलिए मुझे मुंडन करवाना पड़ा और शायद इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा अलग दिख रहा हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, मृणाली बिल्कुल सही है और उसे मैंने कुछ होने भी नहीं दिया। वो अभी भी मेरे साथ ही है। हमने रोजबड मैंशन खरीद लिया है और मैं बस रास्ते से निकल रहा था तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें भी पिक कर लूं ताकि तुम्हें मृणाली से मिलवा दूं। आई नो कि तुम दोनों बहनें बहुत टाइम से मिल नहीं पाई हो और एक दूसरे से ढंग से बात भी नहीं हो पाई होगी, लेकिन तुम यहाँ ऑफिस में अकेली थी इसलिए मैं यहाँ पर तुमसे बात करने आ गया। पर मुझे नहीं लगता कि सब कुछ ठीक है। तुम किससे बात कर रही थी? तुमने किसकी बेइज्जती की थी और तुम किसको मारने के लिए तैयार थी? जो भी बात है देविका मुझे साफ साफ बताओ और तुम चिंता मत करो, उसके आगे की सारी चीजें मैं हैंडल कर लूंगा और उस आदमी से भी अपना काम समझ लूंगा। जब आदित्य ने अपनी बात कंप्लीट की तब देविका उसे बहुत ही हैरानी से देख रही थी। उसे अब जब इस बात का पता चला कि आदित्य के पापा और दादाजी की डेथ हो गई है और वो इतनी आसानी से उससे बात कर रहा है, तो उसे वो रिएक्शन समझ नहीं आया। लेकिन उसे इस बात का बहुत पहले से ही अंदाजा लग गया था कि आदित्य मूव ऑन करने में विश्वास रखता है और इसीलिए शायद वो चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा होगा। तब देविका ने उससे कहा, आई एम सॉरी आपके दादाजी और पापा के लिए। मुझे पता नहीं था, अगर मुझे पता होता तो मैं वहां जरूर आती। पर जो भी हो गया है आप उसे छोड़िए और आराम से घर जाइए। मैं दीदी से अभी नहीं मिल सकती क्योंकि अभी टाइम सही नहीं है और शायद दीदी भी मुझसे नहीं मिलना चाहती होंगी। अभी चीजें संभालने में थोड़ा टाइम लगेगा तो बस मुझे उन्हीं पर फोकस करना है। उस आदमी की भी आप चिंता मत कीजिए, वो भी जैसे तैसे करके मैं टैकल कर लूंगी। आदित्य को देविका के टोन में भले ही डर समझ में आ रहा था, लेकिन वहीं पर देविका उसके साथ फॉर्मल हो रही थी तो उसे वो अच्छा नहीं लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि देविका अचानक से ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही थी, पर उसे ये भी पता था कि शायद ये इसलिए होगा क्योंकि देविका को ये लग रहा होगा कि आदित्य अभी भी अपने पापा और दादाजी के दुख में घिरा हुआ है और उसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तब आदित्य एक कदम आगे बढ़ा और उसने देविका से कहा, नहीं देविका, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मृणाली तो तुम्हें बहुत याद करती है और आज ही मैं उससे बात कर रहा था तब वो तुम्हारे बारे में कह रही थी। वो मुझे बता रही थी कि तुम किस तरीके से चीजें हैंडल कर रही होगी और अगर वो यहाँ पर होती तो वो तुम्हारी मदद कर पाती। मुझे पता है कि ये बात बहुत ही ऑब्वियस है कि वो यहाँ पर आ नहीं सकती, भले ही हम कुछ ही दूरी पर रहते हैं, लेकिन वो तुम्हारे बारे में हर दिन सोचती है। मुझे उसके चेहरे पर दिखता है कि वो तुम्हारे बारे में सोचती है और उस चीज से परेशान होती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। मुझे उस पर बहुत तरस आता है, पर मैं उसे कोई बात बता नहीं सकता। पता नहीं क्यों, लेकिन शायद मैं उसकी उस तरीके से मदद नहीं कर सकता जिस तरीके से तुम कर सकती हो। और मुझे लगता है कि शायद तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। तुम अपने मन में जो भी बात दबाकर बैठी हो तुम उसे बाहर निकाल दो और मुझे सब बता दो। तुम्हें पता है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो और मैं किस तरीके से काम कर सकता हूँ, तो तुम चिंता मत करो, सारी चीजें मैं संभाल लूंगा। तुम बस एक मौका तो दो। आदित्य इतनी बात कहकर देविका के चेहरे पर ही देखने लगा, जो उसकी तरफ ही देख रही थी। उसे देविका में मृणाली की वो झलक दिख रही थी जब मृणाली अपने मन में कुछ सोचती है और वो चीजों का मीनिंग ढूंढने की कोशिश करती है। यही सेम चीज देविका कर रही थी। तो आज उसे समझ आ रहा था कि शायद उसकी बातों पर अभी भी वो विश्वास नहीं कर पा रही है, लेकिन उसे विश्वास दिलाना बहुत जरूरी था। उसे पता था कि वो चाहे कुछ भी कर ले,
वो देविका को भी अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहता था। पिछली जिंदगी में देविका के साथ जो हुआ था वो आदित्य को इतनी लेट पता चला था कि वो उस चीज पर एक्शन नहीं ले पाया था और नुकसान हो गया था। लेकिन इस बार उसके पास चांस है और वो उसे गंवाना नहीं चाहता। उसे पता है कि वो चीजें सही कर सकता है और वो बस देविका को उस चीज का विश्वास दिलाना चाहता था। पर वहीं देविका उसे देखकर इस बारे में सोच रही थी कि क्या आदित्य आज भी सही कह रहा है। उसे इस बात का बहुत पहले से अंदाजा था कि आदित्य झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, पर वो इस चीज को फिगर आउट नहीं कर पा रही थी कि आदित्य किस तरीके से चीजों को हैंडल कर पाएगा। उसे पता था कि अगर चीजों को हैंडल करने के बारे में वो बोल रहा है तो वो जरूर मार धाड़ करेगा। देविका ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वो बस ये चाहती थी कि वो अपनी माँ की नजरों में थोड़ा सा अच्छा बन के दिखा दे और उन्हें बता दे कि वो उनके लिए कुछ कर सकती है। लेकिन देविका अब जब आदित्य को अपने सामने देख रही है तो उसे समझ आ रहा है कि शायद उसका ये सपना थोड़े टाइम के लिए तो टल ही जाए। Thank you for hearing.